एक सवाल से शुरू करते हैं। हम्म, एक सिंपल अल्केन चेन सोचिए, जैसे मीथेन या ईथेन। हम्म, उससे हाइड्रोजन हटाकर एक हैलोजन जैसे क्लोरीन या ब्रोमीन लगाना केमिस्ट्री में मतलब सबसे बेसिक रिएक्शंस में से एक है। हाँ बिल्कुल। थोड़ी सी यूवी लाइट डालो और काम हो जाता है। लेकिन वही काम, वही हाइड्रोजन हटाकर वही हैलोजन लगाने का काम अगर हम एक बेंजीन रिंग पर करना चाहें तो वो तरीका फेल हो जाता है। हम्म, हम्म। क्यों? आखिर दोनों में हम एक CH बॉन्ड ही तो तोड़ रहे हैं। ये बेंजीन इतना जिद्दी क्यों है? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये सीधे उस कॉन्सेप्ट के दिल में जाता है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इतना फैसिनेटिंग बनाता है। अच्छा। और इसका जवाब बेंजीन रिंग के उस खास कैरेक्टर में छुपा है जिसे हम अरोमेटिसिटी कहते हैं। वो उसकी एक ऐसी सुपर स्टेबिलिटी है, एक ऐसा प्रोटेक्टिव शील्ड जो उसे आम रिएक्शन से बचाए रखता है। एक प्रोटेक्टिव शील्ड मतलब बेंजीन एक VIP मॉलिक्यूल है जिसे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए? बिल्कुल। तो आज हम इसी स्पेशल ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। हमारा आज का विषय है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स, यूनिट हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन से हम इसकी गहरी पड़ताल करेंगे। ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हेलोएरीन्स यानी बेंजीन पर लगे हेलोजन्स देखने में सिंपल लग सकते हैं, लेकिन ये फार्मा इंडस्ट्री में दवाइयां बनाने से लेकर एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स बनाने तक हर जगह बहुत काम आते हैं। जी हाँ, इनका एप्लीकेशन बहुत बड़ा है। और उन्हें बनाने का तरीका आम हेलोएल्केन से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग। तो सबसे आसान शब्दों में अगर यूवी लाइट काम नहीं करती तो आखिर होता क्या है? What's really happening? केमिस्ट्स ने इस जिद्दी बेंजीन रिंग को रिएक्ट करने के लिए मनाया कैसे? उन्होंने एक हेल्पर का इस्तेमाल किया। एक हेल्पर? हाँ, एक हेल्पर। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन या EAS। EAS। ओके। इसमें आप सीधे हैलोजन को बेंजीन रिंग पर अटैक करने के लिए नहीं भेज सकते। वो शील्ड इतना मजबूत है कि हैलोजन उससे टकराकर वापस आ जाएगा। तो आपको एक हेल्पर या टेक्निकली कहें तो एक लुएस्ट एसिड कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे FeBr3। एक मिनट, हेल्पर या कैटलिस्ट मतलब ये हैलोजन को एक तरह से सुपरचार्ज कर देता है, उसे इतनी ताकत दे देता है कि वो उस शील्ड को तोड़ सके। एग्जैक्टली। क्या खूबसूरत तरीके से कहा। ये कैटलिस्ट हैलोजन को सुपरचार्ज ही करता है। इमेजिन कीजिए, बेंजीन रिंग एक बहुत ही हाईटेक इम्पेनेट्रेबल तिजोरी है जिसके अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स का खजाना है। राइट। और हैलोजन मॉलिक्यूल जैसे Br2 एक मामूली सी अनकट चाबी है। आप उसे घंटों तक तिजोरी पर घिसते रहिए, कुछ नहीं होगा। ठीक है, आम चाबी से हाईटेक तिजोरी नहीं खुलेगी। सही। अब आता है कैटलिस्ट FeBr3। कैटलिस्ट वो मास्टर चाबी बनाने वाली मशीन है। अच्छा। जब आप मामूली चाबी यानी Br2 को उस मशीन में डालते हैं तो वो उसे एक स्पेशल हाईटेक एक्टिवेटेड चाबी में बदल देती है, जो कि एक पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल Br+ होता है। ओके। ये एक्टिवेटेड चाबी इतनी पावरफुल होती है कि वो तिजोरी के लॉक में फिट होकर उसे खोल सकती है और अंदर से एक हाइड्रोजन को निकालकर उसकी जगह ले लेती है। वाव! तो सारा खेल उस कैटलिस्ट का है जो एक आम से मॉलिक्यूल को एक सुपर अटैकर बना देता है। बिल्कुल, इसके बिना रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो इसकी ऐसी कोई डेफिनेशन है जो आसानी से याद रहे? हाँ, और ये डेफिनेशन आगे तक काम आएगी। इसकी एंकर डेफिनेशन है, हेलोअरीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वेयर अ हैलोजन activated by a Lewis acid catalyst like FeBr3 replaces a hydrogen on the benzene ring। इस एक लाइन में पूरा कॉन्सेप्ट है। और इसमें सबसे आम गलती क्या होती है? वो कौन सी गलती है जो लोग अक्सर करते हैं? सबसे बड़ी गलती, जो एक तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग ट्रिगर है, वो ये है कि लोग हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स के प्रिपरेशन को मिक्स कर देते हैं। अच्छा, हाँ, ये होता है। वो सोचते हैं कि जैसे एल्केन पर यूवी लाइट डालने से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, वैसे ही बेंजीन के साथ भी हो जाएगा। लेकिन ये बेंजीन की स्टेबिलिटी के शील्ड को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करना है। फ्री रेडिकल्स उस शील्ड के सामने बेअसर है। इसलिए रूल नंबर 1, बेंजीन पर हैलोजन लगाने के लिए आपको कैटलिस्ट के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही करना होगा। ये आम चाबी और स्पेशल चाबी वाली एनालॉजी ने काफी कुछ साफ कर दिया है। इस पूरे प्रोसेस को समझने का कोई और तरीका है? हाँ, एक और एनालॉजी है जो इसके रोल को और क्लियर करती है, गेट कीपर और की। अच्छा। इसे ऐसे सोचिए, बेंजीन रिंग एक बहुत ही एक्सक्लूसिव हाई सिक्योरिटी VIP क्लब है। ठीक है। हैलोजन मॉलिक्यूल Br2 एक आम विजिटर है जो अंदर जाना चाहता है,
लेकिन उसके पास एंट्री पास नहीं है। और बाउंसर उसे गेट पर ही रोक देगा। बिल्कुल, वो बस बाहर ही घूमता रहेगा। अब आता है लुइस एसिड कैटलिस्ट FeBr3। ये उस क्लब का ऑल पावरफुल गेटकीपर या मैनेजर है। वो उस आम विजिटर को देखता है, उसे एक स्पेशल एक्टिवेटेड VIP पास देता है और कहता है अब तुम अंदर जा सकते हो। ओके। इस पास के साथ हैलोजन उस एक्सक्लूसिव क्लब के अंदर जाकर एक पुराना मेंबर यानी हाइड्रोजन की सीट ले लेता है। तो कैटलिस्ट वो गेटकीपर है जो एंट्री दिलवाता है। उसके बिना हैलोजन बस बाहर ही खड़ा रहेगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट इसीलिए जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि क्यों हैलो एरीन्स को बनाने के लिए इतने खास तरीकों की जरूरत पड़ती है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये ड्रग सिंथेसिस में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कई दवाइयों को बनाने का ये पहला स्टेप होता है। परफेक्ट। अब इन एनालॉजीज को एक प्रॉपर मेंटल मूवी में बदलते हैं। अगर कोई आंखें बंद करके इस रिएक्शन को सोचना चाहे तो उसे क्या दिखेगा? बिल्कुल, पिक्चर दिस। आपके सामने एक हेक्सागोनल किला है, फोर्ट्रेस। यही है हमारा बेंजीन रिंग। ओके, एक किला। ये किला 6 दीवारों से बना है और बहुत मजबूत है। इसके हर कोने पर यानी 6 जगहों पर एक संतरी जो एक हाइड्रोजन एटम है, पूरी तरह से अलर्ट खड़ा है। किले की असली ताकत उसकी दीवारों में नहीं, बल्कि उसके अंदर घूम रही एक अनोखी शक्ति एरोमेटिसिटी में है, जो उसे लगभग अभेद्य मतलब इनविंसिबल बना देती है। एकदम ऐसी तस्वीर बन रही है मन में। किला, संतरी और एक अनोखी शक्ति। अब एक कमजोर सा दुश्मन सैनिक जो हमारा नॉर्मल Br2 मॉलिक्यूल है, किले पर हमला करने की कोशिश करता है। वो दीवारों से टकराता है, लेकिन उस पर एक खरोच तक नहीं आती। कुछ नहीं हो रहा। वो बेचारा थककर बस किले के बाहर घूमने लगता है। फिर सीन में एंट्री होती है एक महान सेनापति की, जो है हमारा FeBr3 कैटलिस्ट। आ गया सेनापति। वो इस कमजोर सैनिक को देखता है और उसे एक अस्त्र शस्त्र देकर एक शक्तिशाली योद्धा यानी एक्टिवेटेड Br+ इलेक्ट्रोफाइल में बदल देता है। अब आएगा मजा। योद्धा तैयार है। हाँ, अब ये शक्तिशाली योद्धा किले पर हमला करता है। इस बार वो किले के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाता है। ओके। एक पल के लिए किले की वो अनोखी शक्ति, उसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाती है। योद्धा अंदर एक संतरी यानी H को हटाकर उसकी जगह ले लेता है। जैसे ही वो संतरी किले से बाहर जाता है, किले का दरवाजा फिर से बंद हो जाता है और वो अनोखी शक्ति एरोमेटिसिटी पहले से भी ज्यादा ताकत से वापस आ जाती है। किला फिर से स्टेबल हो जाता है। बस अब अंदर एक नया शक्तिशाली योद्धा खड़ा है। ये मेंटल मूवी तो कमाल की है। Yes. इसने तो सारे स्टेप्स क्लियर कर दिए। किले की स्टेबिलिटी, कमजोर सैनिक का फेल होना, सेनापति का आना, योद्धा बनना, टेम्पररी डिस्टर्बेंस और फिर से स्टेबिलिटी का वापस आना। बेहतरीन। जी। लेकिन ये सब तो थ्योरी है। आई एम अ प्रैक्टिकल पर्सन। अगर मैं लैब में खड़ी हूँ तो क्या मुझे ये सब होता हुआ दिखेगा? ये इस रिएक्शन की सबसे अच्छी बात है। ये एक बहुत ही विजुअल रिएक्शन है। अच्छा। सोचिए, आप लैब में हैं। आपने एक बीकर में बेंजीन लिया, जो पानी की तरह कलरलेस होता है। अब आप उसमें लिक्विड ब्रोमीन डालते हैं, जिसका रंग बहुत ही गहरा लाल भूरा होता है। रेडिश ब्राउन। हाँ, पूरा मिक्सचर गहरे लाल भूरे रंग का हो जाता है। ठीक है। अभी किले के बाहर कमजोर सैनिक घूम रहा है, कुछ नहीं हो रहा। एकदम सही। आप उसे 1 घंटा छोड़ दीजिए, 2 घंटे छोड़ दीजिए, रंग वैसा का वैसा ही रहेगा। रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ। लेकिन अब आएगा असली जादू। आप बस 1 चम्मच में थोड़ा सा FeBr3 कैटलिस्ट का पाउडर लेते हैं और उस लाल भूरे मिक्सचर में डाल देते हैं। यानी सेनापति की एंट्री। बिल्कुल। और जैसे ही आप कैटलिस्ट डालते हैं, आप देखेंगे कि मिक्सचर में से बबल्स निकलने शुरू होते हैं। ये HBr गैस है और जो गहरा लाल भूरा रंग था वो धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। वाओ! और कुछ ही देर में पूरा सोल्यूशन जादुई तरीके से वापस कलरलेस हो जाता है। ब्रोमीन का रंग पूरी तरह से गायब। रंग का गायब होना ही इस बात का सबूत है कि रिएक्शन हो गया, ब्रोमीन कंज्यूम हो गया। दैट्स फैंटास्टिक। हाँ, रंग का जाना ही इस बात का विजुअल प्रूफ है कि सेनापति के आते ही योद्धा बना और उसने किले पर फतेह हासिल कर ली। इससे कलरलेस ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। ये साफ दिखाता है कि बिना कैटलिस्ट की रिएक्शन हो ही नहीं सकता था। ये तो हुआ लैब का एग्जाम्पल। क्या इसका कोई रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ उदाहरण है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं? हाँ बिल्कुल। हम सबके घरों में कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए जो सफेद गोलियां यानी मॉथ बॉल्स रखी जाती हैं, या कुछ एयर फ्रेशनर्स। अच्छा, वो नेप्थलीन जैसी गोलियां। हाँ, उनमें अक्सर एक केमिकल होता है जिसका नाम है P-डाइक्लोरोबेंजीन। ओके।
उस पी डाइक्लोरोबेंजीन को इंडस्ट्री में बनाने के लिए इसी रिएक्शन का इस्तेमाल होता है। बस वहां बेंजीन पर एक नहीं बल्कि 2 बार क्लोरीनेशन किया जाता है। 2 बार? जी, और दोनों बार रिएक्शन को करवाने के लिए FeCl3 कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। पहले बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाया जाता है, फिर उस पर दोबारा ये रिएक्शन करके पी डाइक्लोरोबेंजीन बनाया जाता है। तो इंडस्ट्री में इस कैटलिस्ट का कंट्रोल कितना जरूरी होगा? बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां सिर्फ रिएक्शन करवाना ही काफी नहीं है। सही प्रोडक्ट यानी पैरा आइसोमर को ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में बनाना जरूरी होता है ताकि प्रॉफिट हो। राइट। इस पैरा आइसोमर की एक खास बात है कि उसकी शेप सिमेट्रिकल होती है, इसलिए वो क्रिस्टल्स में अच्छी तरह पैक होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जो मोथबॉल्स के लिए परफेक्ट है। तो कैटलिस्ट न सिर्फ रिएक्शन करवाता है बल्कि उसकी एफिशिएंसी और सिलेक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है। और अब आते हैं उस काउंटर इंट्यूटिव सवाल पर। हमने शुरू में बात की थी कि यूवी लाइट वाला फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन यहाँ काम क्यों नहीं करता। अब जब हमने EAS को इतना समझ लिया है तो शायद इसका जवाब और क्लियर हो। हाँ, अब ये सोचना आसान है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एक ब्रूट फोर्स अटैक जैसा है। एक हथौड़ा मारने जैसा। सही कहा। अगर दीवार कमजोर हो, जैसे एल्केन में, तो हथौड़े से CH बॉन्ड टूट जाता है। लेकिन बेंजीन का एरोमेटिक शील्ड एक शॉक अब्सॉर्बिंग दीवार जैसा है। अच्छा। फ्री रेडिकल्स जो न्यूट्रल होते हैं, उनके पास इतनी एनर्जी या सही ओरिएंटेशन नहीं होता कि वो उस इलेक्ट्रॉन रिच शील्ड को भेद पाएं। वो रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स के समुद्र के सामने बेअसर हो जाते हैं। तो वो करते क्या है? अगर वो रिंग पर अटैक नहीं कर पाते तो क्या वो हार मान लेते हैं? नहीं। अगर बेंजीन रिंग पर कोई साइड चेन लगी हो, जैसे टॉल्यूइन, जिसमें बेंजीन पर एक CH3 ग्रुप होता है, हाँ, तो फ्री रेडिकल्स आसान शिकार ढूंढते हैं। वो रिंग को छोड़कर उस कमजोर साइड चेन पे अटैक कर देते हैं। ओ। इसे ऐसे समझिए, किले पर हमला करने की जगह वो किले के बाहर बने अस्तबल पर हमला कर देते हैं। इससे एक अनचाहा मेसी मिक्सचर बन जाता है। मतलब प्रोडक्ट प्योर नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए अगर आपको साफ सुथरा प्योर हैलोएरीन चाहिए, जिसमें हैलोजन सीधे रिंग पर लगा हो, तो आपके पास एक ही रास्ता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब सारी बातें जुड़ रही हैं। तो अगर इस पूरे डिस्कशन से कुछ बिल्कुल साफ और ज़रूरी बातें निकालनी हो जो हमेशा याद रखें, तो वो क्या होंगी? बिल्कुल, 4 ऐसी बातें हैं जो इस टॉपिक का फाउंडेशन है। पहली और सबसे जरूरी, कैटलिस्ट इज अ मस्ट। इसको आदत बना लीजिए। हैलोएरीन बनाने के लिए रिएक्शन एरो के ऊपर लुइस एसिड कैटलिस्ट जैसे FeBr3 या AlCl3 लिखना अनिवार्य है। इसके बिना प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं और एग्जाम में नंबर मिलेंगे ही नहीं। नो कैटलिस्ट, नो रिएक्शन। एग्जैक्टली। पॉइंट नंबर 1, कैटलिस्ट इज नॉन नेगोशिएबल। गॉट इट। दूसरी बात, मैकेनिज्म इज EAS। रिएक्शन का नाम हमेशा याद रखें, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। राइट। यहाँ रोल्स थोड़े उल्टे लग सकते हैं। बेंजीन रिंग अपने पाए इलेक्ट्रॉन्स के खजाने की वजह से एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, यानी वो अटैक करता है। अच्छा, रिंग अटैक करता है। हाँ, और जो एक्टिवेटेड हैलोजन है Br+, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, वो एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो रिंग इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। राइट, ये उल्टा है आम सोच से। रिंग अटैक कर रहा है हैलोजन पर। तीसरी बात, एरोमेटिसिटी इज प्रिजर्व्ड। हमारी किले वाली कहानी की तरह रिएक्शन के बीच में जब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है तो किले की शक्ति यानी बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी थोड़ी देर के लिए भंग हो जाती है। टेम्पररी। हाँ, एक इंटरमीडिएट बनता है जो उतना स्टेबल नहीं होता, लेकिन फाइनल स्टेप में जैसे ही H+ निकलता है, वो शक्ति, वो एरोमेटिसिटी वापस आ जाती है। फाइनल प्रोडक्ट हमेशा एरोमेटिक होता है। किला आखिर में जीत जाता है। तो किला थोड़ी देर के लिए कमजोर होता है पर आखिर में फिर से मजबूत बन जाता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और आखिरी बात, चौथी और एक बहुत ही अहम बात जो हैलोएरीन्स के कैरेक्टर को डिफाइन करती है, हैलोएरीन्स आर रेजिस्टेंट। उन्हें बनाना भी मुश्किल है और बन जाने के बाद उन्हें तोड़ना भी मुश्किल है। हैलोएरीन्स में कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड CX बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हासिल कर लेता है। ओके। ये बॉन्ड आम CX सिंगल बॉन्ड से छोटा और बहुत मजबूत होता है। इसलिए हैलोएरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आसानी से नहीं देते, जो कि हैलोएल्कीन से एक बहुत बड़ा अंतर है। तो उन्हें बनाना भी मुश्किल है और बनने के बाद उन पे रिएक्ट करवाना भी मुश्किल है। ये तो वाकई में VIP मॉलिक्यूल्स है। सही पकड़े।
तो आज की इस गहरी पड़ताल को अगर कुछ पॉइंट्स में संक्षेप में समेटना हो तो कैसे करेंगे? जरूर। आज हमने सीखा, पहला, हेलोअरीन्स को सीधे साधे तरीकों से नहीं बल्कि एक खास मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से बनाया जाता है, जिसके लिए एक लोएस एसिड कैटलिस्ट की सख्त जरूरत होती है। बिल्कुल। सैनिक यानी हैलोजन को शक्तिशाली योद्धा इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, जो किले पर बेंजीन रिंग पर फतह हासिल कर सकता है। तीसरा, इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में मॉथ रिपेलेंट्स जैसे प्रोडक्ट्स बनाने में होता है, जहां पी डाइक्लोरोबेंजीन बनाया जाता है और कैटलिस्ट का कंट्रोल बहुत जरूरी है। राइट। और चौथा और सबसे जरूरी नियम जो कभी नहीं भूलना, नो कैटलिस्ट इज इक्वल टू नो हेलोएरीन। एकदम परफेक्ट समरी। सारी जरूरी बातें इसमें आ गईं। अब जाने से पहले सुनने वालों के लिए एक छोटा सा दिमागी व्यायाम। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो इस टॉपिक को अगले लेवल पर ले जाता है। हमने बात की कि बेंजीन रिंग पर एक हैलोजन लग जाता है, लेकिन सोचिए अगर हमें एक और हैलोजन लगाना हो तो वो दूसरा हैलोजन रिंग पर कहीं भी लग सकता है या उसकी कोई पसंदीदा जगह होती है? अच्छा, इंटरेस्टिंग सवाल है। ऐसा देखा गया है कि वो अक्सर पहले हैलोजन के बगल वाली ऑर्थो या ठीक सामने वाली पैरा पोजीशन पर ही लगता है। बीच वाली मेटा पोजीशन पर क्यों नहीं? सोचिए, पहले से मौजूद हैलोजन ऐसा क्या जादू करता है कि वो आने वाले दूसरे हैलोजन की जगह को कंट्रोल कर लेता है? इसका जवाब आपको केमिकल सिंथेसिस की दुनिया के और भी गहरे राज बताएगा।